आज से हम लोग स्क्रू थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने अगस्त माह का मंथली टेस्ट को करवा दिया है और जो बाकी बचे क्वेश्चन का आंसर मैंने पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रू थ्रेड क्या होता है? ठीक है, स्क्रू थ्रेड यहाँ पर क्या होता है पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी जॉब है उसकी सिलेंड्रिकल सतह पर, ठीक है, सिलेंड्रिकल सतह पर जॉब की अंदरूनी या बाहरी सतह पर जो भी क्रमबद्ध घुमाव, ठीक है, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल वस्तु है, ठीक है, इस पर क्रमबद्ध घुमाव से कोई भी यहाँ पर ग्रुप कटे हुए होते हैं। ठीक है, ग्रुप कटे होते हैं क्रमबद्ध घुमाव से। ठीक है, उसी को हम स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप कटे हुए होते हैं एक विशेष कोण पर कटे हुए होते हैं। ठीक है, इनका कुछ एक पर्टिकुलर कोण होता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो यहाँ पर थ्रेड कटे हुए होते हैं हर थ्रेड का कोण अलग अलग होता है। ठीक है, हर थ्रेड का कोण अलग अलग होता है और ये जो थ्रेड कटे होते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी की अंदर या बाहरी सरफेस पर कटे हुए होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो होता है नट में जो थ्रेड कटे होते हैं आंतरिक थ्रेड कटे हुए होते हैं। ठीक है, ये अंदर की साइड थ्रेड कटे हुए होते हैं। और जो बोल्ट होता है, बोल्ट में कहाँ थ्रेड कटे हुए होते हैं? बाहरी साइड में कटे हुए होते हैं। ठीक है, बाहरी साइड में थ्रेड कटे हुए होते हैं, चूड़ी कटी हुई होती है, तभी तो ये बोल्ट होता है नट के अंदर फिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है इसी तरीके से किसी भी जॉब की अंदरूनी या बाहरी सिलेंड्रिकल सतह पर, ठीक है, एक विशेष कोण पर कटे ग्रुप को हम ही स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। और स्क्रू थ्रेड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो देखो, तो जो इसका प्रयोग है स्क्रू थ्रेड का, स्क्रू थ्रेड का प्रयोग यहाँ पर फास्टनर की तरह करते हैं, भार उठाने के लिए करते हैं। अब फास्टनर्स क्या होते हैं यहाँ पर? तो फास्टनर से नोट कर लेना, फास्टनर किन्हीं भी दो पार्टों को जोड़ने के लिए, ठीक है, किन्हीं भी दो पार्टों को जोड़ने के लिए जिन डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है उसे हम फास्टनर कहते हैं। जैसे कि नट, बोल्ट, स्क्रू, थ्रेड। फास्टनर तीन प्रकार के होते हैं, पहला अस्थाई होता है और दूसरा अर्धस्थाई होता है, तीसरा स्थाई फास्टनर्स होता है। अस्थाई फास्टनर्स वो फास्टनर्स होते हैं जिनमें दो पार्टों को जोड़कर आवश्यकता अनुसार उन्हें अलग किया जा सकता है, उसे हम अस्थाई फास्टनर्स कहते हैं, जैसे कि नट, बोल्ट, स्क्रू। और जो अर्धस्थाई फास्टनर्स होते हैं, ठीक है, इनमें दो पार्टों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अलग भी किया जा सकता है, जैसे कि रिविट हमारा, ठीक है, रिविट हमारा एक अर्धस्थायी फास्टनर्स होता है। ठीक है, सोल्डरिंग हमारा अस्थायी फास्टनर्स होता है। ठीक है, सोल्डरिंग और रिविट हमारे अस्थायी फास्टनर्स होते हैं। अब स्थायी फास्टनर्स क्या होता है? स्थायी फास्टनर वो फास्टनर्स होते हैं जिनमें दो पार्टों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, उसे हम स्थायी फास्टनर्स कहते हैं। जैसे बिल्डिंग एक स्थायी फास्टनर्स होता है। ठीक है, तो फास्टनर्स समझ गए होंगे कि फास्टनर्स क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रू थ्रेड का प्रयोग भार उठाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा भार को आसानी से थोड़ी शक्ति लगाकर उठाया जाता है, जैसे स्क्रू जैक में स्क्रू थ्रेड कटे हुए होती हैं, इनके द्वारा हम भार को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, आगे इसका प्रयोग देखते हैं। ठीक है, स्क्रू थ्रेड का प्रयोग अब सूक्ष्म माप लेने के लिए करते हैं। सूक्ष्म माप लेने के लिए, ठीक है, माइक्रोमीटर में स्क्रू थ्रेड कटी होती हैं। ठीक है, स्क्रू थ्रेड के द्वारा हम सूक्ष्म से सूक्ष्म माप ले सकते हैं, तो इसका प्रयोग माइक्रोमीटर में भी किया जाता है स्क्रू थ्रेड का। ठीक है, गति परिवर्तन के लिए, ठीक है, स्क्रू थ्रेड की सहायता से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक गति को स्थानांतरित किया जाता है, जैसे कि लेथ मशीन में। ठीक है, लेथ मशीन में के लीड स्क्रू में, ठीक है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गति परिवर्तन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती हैं? ठीक है, राइट हैंड थ्रेड क्या होती है और लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती है? ठीक है, जब बोल्ट के ऊपर नट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाकर कसा जाता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाकर कसा जाता है, तो उसे हम राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हम बोल्ट में नट को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर कसा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं। मतलब बोल्ट है, ठीक है, बोल्ट में हम नट को घड़ी की दिशा में अगर घुमाएंगे तो हमारा राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये कौन सा थ्रेड हो जाएगा? लेफ्ट हैंड थ्रेड हो जाता है। ठीक है, इसे हम लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं।
ठीक है। अब सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको समझ लोगे तो सब कुछ समझ लिए। ठीक है, ये एक चित्र बना हुआ है बोल्ट का। ठीक है, ये बोल्ट का है और ये वाला हिस्सा जो है ये वाला नट का है। ठीक है, ये पूरा बोल्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये नट का है और ये वाला पूरा बोल्ट का है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये मैंने मान लो एक थ्रेड बना दिया। ठीक है, ये बोल्ट की एक थ्रेड है। ठीक है, अब ये वाला जो भाग होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाला भाग होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो भाग होता है ये, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, फ्लैंक। ठीक, और दो फ्लैंकों के बीच की डिस्टेंस को हम, दो फ्लैंकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ थ्रेड। ठीक है, थ्रेड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये ऊपरी वाला जो भाग होता है देखो क्रेस्ट कहलाता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो रूट कहलाता है। ठीक है, और डेप्थ क्या होती है, ठीक है, डेप्थ क्या होती है, ये गहराई होती है डेप्थ। ठीक है, डी, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये गहराई होती है। ठीक, और यहाँ पर पिच क्या होती है, देखो पिच, दो दो यहाँ पर दो क्रेस्टों की बीच की दूरी को देखो, एक ये क्रेस्ट ये हो गया, एक क्रेस्ट क्या ये हो गया। ठीक है, दोनों की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, पिच बराबर क्या होता है, 1/TPI। TPI मतलब थ्रेड पर इंच। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड में हम, स्क्रू थ्रेड के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे, हम क्रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, स्क्रू थ्रेड में हम नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो फ्लैंक, फ्लैंक क्या होता है, ठीक है, फ्लैंक समझ लो क्या होता है। ये देखो कोई एक थ्रेड है, ये अपना क्या है यहाँ पर, ये अपना क्रेस्ट है। ठीक है, क्रेस्ट है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है, तो क्रेस्ट और रूट की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक। क्रेस्ट और रूट रूट की बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। ठीक है, क्रेस्ट और रूट की बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। और इनके बीच का जो कोण होता है इसे क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, दो फ्लैंक, दो फ्लैंक के बीच की सतह को, ठीक है, दो फ्लैंक की बीच की सतह को हम क्या बोलेंगे, थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक ये फ्लैंक हो गई, एक ये फ्लैंक हो गई। ठीक है, इनके बीच का जो कोण होगा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ थ्रेड कहलाएगा, थ्रेड का कोण कहलाता है। ठीक है, यहीं पर दिया हुआ है देखो। अब ये होता है मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर क्या होता है, देखो समझो। पहले इसमें क्या लिखा है देख लो, यहाँ पर स्क्रू और नट के सबसे बड़े व्यास को हम मेजर डायमीटर कहते हैं। ठीक है, स्क्रू और नट के हम बड़े व्यास को। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये नट है। ठीक है, नट, नट के अंदर थ्रेड कटी होती है इस तरीके से। ठीक है, नट के अंदर इस तरीके से थ्रेड कटी हुई होती है। ठीक है, ये वाला जो भाग, ये वाला ठीक है, ये वाला जो भाग इनके बीच का ये थ्रेड है, ये नट का अंदरूनी भाग है। ठीक है, नट का अंदरूनी भाग है। तो दो क्रेस्टों के बीच का जो भाग होता है, जो दूरी होती है, उसे क्या बोलेंगे हम, मेजर डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, नट में, ठीक है, नट में दो क्रेस्टों के बीच का जो भाग होता है इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब बोल्ट की बात आती है, बोल्ट में जो मेजर डायमीटर को क्या बोलते हैं, आउटसाइड डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बोल्ट का जो, ये बोल्ट हो गया, ठीक है, ये बोल्ट, बोल्ट का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला दोनों का व्यास, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट। ठीक है, इनका जो बड़ा वाला व्यास होगा इसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड, क्योंकि थ्रेड कहाँ पर कटी जाती है, बाहरी साइड कटी जाती है। और नट में थ्रेड कहाँ कटी होती है, आंतरिक साइड में, अंदर भागले भाग में कटी हुई होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो नट होता है, नट, ठीक है, नट का जो डायमीटर होता है वो नट के अंदर, ये नट है, नट के अंदर थ्रेड कटी हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये जो वाला भाग होता है क्रेस्ट, ठीक है, ये वाला क्रेस्ट और ये वाले क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है इसे ही मेजर डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनर डायमीटर क्या होता है। ठीक है, माइनर डायमीटर क्या होता है, ठीक है, देखो नट की चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को माइनर डायमीटर कहते हैं। ठीक है, नट नट इस तरीके से होता है। ठीक है, नट इस तरीके से होता है गोल। ठीक है, और इसके अंदर चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं इसके अंदर। और यहाँ पर क्या बोला गया, देखो नट की चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को, सबसे छोटा व्यास क्या होता है, रूट होता है रूट, ये रूट,
ठीक है। ये इन दोनों की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, माइनर डायमीटर। ठीक है, एक रूट से दूसरे रूट की बीच की जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं हम, माइनर डायमीटर। तो यही तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, नट की चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को हम क्या बोलेंगे, माइनर डायमीटर कहते हैं। लेकिन बोल्ट में, ठीक है, बोल्ट में इसे माइनर डायमीटर कहते हैं। ठीक है, माइनर डायमीटर कहते हैं। ठीक, और जो पिच डायमीटर, इसका सूत्र देख लो, माइनर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, माइनर डायमीटर होता है बराबर मेजर डायमीटर माइनस 2 गुणे डेप्थ ऑफ थ्रेड। अगर मान लो यहाँ पर मेजर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, मेजर डायमीटर दिया हुआ है और डेप्थ ऑफ थ्रेड दी हुई है तुमको, ठीक है, डेप्थ ऑफ थ्रेड दी हुई है, तो तुम यहाँ से माइनर डायमीटर निकाल लोगे। ठीक है, इस सूत्र से। तो माइनर डायमीटर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, मेजर डायमीटर माइनस 2 गुणे डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है। ठीक है, अब पिच डायमीटर क्या होता है, देखो पिच डायमीटर ये काल्पनिक व्यास होता है, इसको ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये देखो बोल्ट में ये जो पिच डायमीटर होता है ये वाला, ठीक है, ये काल्पनिक व्यास होता है, इसको ये दिखाई नहीं देता। इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको देखो, ये मेजर डायमीटर इंटू माइनर डायमीटर होता है। ठीक है, देखो पिच डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर, ठीक है, पिच डायमीटर होता है मेजर डायमीटर इंटू माइनर डायमीटर। इनको घटा दोगे तो तुम्हारा पिच डायमीटर निकल आता है। ठीक है, अब पिच क्या होती है, देखो पिच दो क्रेस्टों की बीच की दूरी को, देखो एक ये क्रेस्ट था तुम्हारा, ठीक है, एक ये क्रेस्ट था। ठीक है, दो क्रेस्टों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, अपनी पिच कहलाती है। ठीक है, दो क्रेस्टों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पिच बराबर क्या होता है, पिच बराबर होता है 1/, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। ठीक है, 1 इंच में थ्रेडों की संख्या होती है पिच। ठीक है, तो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, पिच बराबर होता है TPI, थ्रेड पर इंच। फार्मूला ध्यान रखना, पूछा जाता है पिच बराबर क्या होता है, 1/TPI। ठीक है, थ्रेड पर इंच। ठीक है, और ये हमारी लीड होती है। ठीक है, लीड क्या होती है, ठीक है, स्क्रू थ्रेड अपनी धुरी पर एक चक्र घूमने से जितना आगे बढ़ता है, मान लो यहाँ पर एक बोल्ट है। ठीक है, बोल्ट, ठीक है, बोल्ट में नट जब कस लगाते हो तो एक चक्र में वह जितना आगे बढ़ता है, ठीक है, एक बार घुमाने पर नट जितना आगे बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, यही तो बताया गया, स्क्रू थ्रेड अपनी धुरी पर एक चक्र घूमने में जितना आगे बढ़ता है वह दूरी लीड कहलाती है। ठीक है, अर्थात नट या बोल्ट द्वारा, ठीक है, तो नट या बोल्ट द्वारा यहाँ पर, अर्थात नट या बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी लीड कहलाती है। ठीक है, वही होता है बोल्ट में। ठीक है, नट एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, सिंगल स्टार्टेड, एक मुंह वाली चूड़ी में लीड और पिच क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, लीड और पिच क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि दो मुंह वाली चूड़ी में दुगनी पिच होती है। ठीक है, दो मुंह वाली चूड़ी में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो मुंह वाली चूड़ी में दुगनी, तीन मुंह वाली चूड़ी में 3 गुनी यहाँ पर लीड होती है। ठीक है, अगर दो मुंह वाली चूड़ी होगी तो उसमें लीड क्या होगी, 2 गुनी होगी। 3 मुंह वाली चूड़ी में लीड क्या होगी, 3 गुनी होगी। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर देखो, स्क्रू की धुरी क्या होती है, स्क्रू की सेंटर लाइन। ठीक है, स्क्रू की सेंटर लाइन, मान लो ये एक स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू है, इसी तरीके से चित्र बना था ना, स्क्रू है, स्क्रू की जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है, ये सेंटर लाइन बीच में थी ना, सेंटर लाइन। ठीक है, स्क्रू सेंटर लाइन जो उसकी पूरी लंबाई में होती है, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रू की धुरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रेस्ट मैंने समझाया था कि स्क्रू थ्रेड की ऊपरी सीमा, देखो स्क्रू थ्रेड का ऊपरी सीमा क्या थी, क्या कहलाती थी, इसको हम क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे। ठीक है, ऊपरी वाले भाग को। और जो रूट था, रूट को क्या बोलते थे, देखो रूट इस तरीके से था ना, ये स्क्रू थ्रेड था। ठीक है, स्क्रू थ्रेड था, स्क्रू थ्रेड के नीचे वाले भाग को क्या बोलते थे हम, क्रेस्ट बोलते, रूट बोलते थे। देखो स्क्रू थ्रेड की निचली सतह जहाँ दोनों साइडें मिलती हैं, ठीक है, एक साइड ये एक साइड ये, जहाँ पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रूट बोलते हैं। तो मैंने बताया था ना कि जो इस स्क्रू थ्रेड की निचली सतह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों सतहें
जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी वो है। अब फ्लैंक क्या होता है, फ्लैंक मैंने बताया था रूट और क्रेस्ट की बीच की दूरी। देखो रूट और क्रेस्ट की बीच की दूरी, देखो ये अपना क्रेस्ट था, ये अपना रूट था। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती थी, फ्लैंक कहलाती थी। ठीक है, तो फ्लैंक हो गया। थ्रेड एंगल क्या होता है, थ्रेड एंगल मैंने बताया था। ठीक है, थ्रेड एंगल ये, ठीक है, थ्रेड एंगल क्या था मैंने बताया था। इस पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रू थ्रेड की दो साइडों आपस में जिस कोण पर मिलती हैं। ठीक है, स्क्रू थ्रेड की दो साइड कौन सी होती है, एक क्या होती है, क्रेस्ट, एक रूट होती है। ठीक है, दो साइडें मतलब ये यहाँ से यहाँ तक फ्लैंक बन गया। ठीक है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। ठीक है, दो साइडें, दो फ्लैंक। ठीक है, दो फ्लैंक जिस कोण पर बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर लिखा गया है ना कि स्क्रू थ्रेड की दो दो साइडें आपस में जिस कोण पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। अब आगे की वीडियो में हम अपन यहाँ पर सभी प्रकार की थ्रेड को देखेंगे। यहाँ पर BSW थ्रेड, एकमे थ्रेड, ठीक है, सभी एकमे थ्रेड, BSW थ्रेड और जितनी भी प्रकार की थ्रेड होती हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो पर। वीडियो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताओ, जो भी डाउट होगा डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।